हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 31 है ये। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में आज हम पढ़ेंगे नौवहन प्रणाली को, जो कि 4.1 पे दिया है सिलेबस में। इसके बाद जो आएगा जैव प्रौद्योगिकी, तो ये एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में करा दिया है मैंने। वहाँ का 7.3 वाला लेक्चर आप देख लेना, तो उसमें मिल जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। सेम जितना वहाँ पे पढ़ा है उतना ही यहाँ पे पढ़ना है और वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है नैनो तकनीक का होगा। और इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। तो आज का टॉपिक है नौवहन प्रणाली। तो नौवहन प्रणाली क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझना है कि नौवहन प्रणाली किसे कहेंगे। तो नौवहन प्रणाली का सिंपल सा अर्थ है कि अगर किसी जगह पर, पृथ्वी में या किसी भी जगह पर किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है या उसके लोकेशन के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो कौन सी प्रणाली का यूज करते हैं? नौवहन प्रणाली का। और यही है कि पृथ्वी पर किसी भी चल अचल वस्तु का लोकेशन का पता या उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए जिस प्रणाली का यूज करते हैं उसको नौवहन प्रणाली कहते हैं। और इसी की मदद से हम किसी भी चीज़ का लोकेशन जान सकते हैं, इसके अलावा उसकी स्थिति को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसको नौवहन प्रणाली कहा जाता है। एक ऐसी प्रणाली जो पृथ्वी पर किसी भी चल अचल वस्तु की स्थिति तथा उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सटीक समय पर उसी समय पर बता दे, ऐसी प्रणाली को नौवहन प्रणाली कहा जाता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, आप इसी को डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 नंबर में नौवहन प्रणाली पूछता है तो बस आप कितना ही लिखना, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन एक ऐसी प्रणाली है जो पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव की चल और अचल स्थिति को ज्ञात करना नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन का सिंपल सा मतलब, जो नेविगेशन अपन मोबाइल में यूज करते हैं या फिर नेविगेशन जिससे तात्पर्य है वो है पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों तरह की वस्तुओं की चल और अचल स्थिति को ज्ञात करना, उसको क्या कहते हैं? नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन में आप लोग किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, उस लोकेशन तक जाने का रास्ता आपको बता दिया जाता है। साथ ही साथ मैप में उसको आप फाइंड करने के अलावा उसके आसपास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा उसके कौन कौन से रूट हैं, किस किस तरीके से आप जा सकते हैं, ये सब कुछ आपको नेविगेशन के अंतर्गत समझा दिया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रणाली है या ऐसा एक तंत्र है जो एक निश्चित लोकेशन के आसपास सजीव और निर्जीव वस्तु की चल और अचल स्थिति, दोनों स्थिति को बताएगा। जैसे कि आप किसी संग्रहालय का पता ढूंढना चाहते हैं, होटल का पता ढूंढना चाहते हैं, तो आप इसमें अगर फीड करेंगे तो वो आपके लोकेशन से उस लोकेशन के बारे में एक्यूरेट जानकारी देगा। उसमें कुछ एरर होता है। इसके अलावा उसके आसपास की स्थिति के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में भी आपको आजकल जानकारी देने लगा है। तो नेविगेशन प्रणाली को विकसित करने के लिए उपग्रहों की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की जाती है जो एक साथ किसी एक स्थान पर किसी विशेष का चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं वो किसी भी एक स्थान पर, जैसे आप सर्च करते हैं, आप हमने आपको कमांड दिया कि आपको ताज देखना है, तो ताज के कमांड को लेकर उसमें एक स्थान पर वो उपग्रह, जितने भी श्रृंखला में उपग्रह भेजे गए हैं, तो वो उपग्रह एक जगह पर आपको डाटा कलेक्ट करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ आपको उसी के साथ लोकेट करके आपको डायरेक्ट करेंगे। तो ये होता है नेविगेशन प्रणाली। अब कौन सा नेविगेशन प्रणाली सबसे बेहतर माना जाता है? तो ये माना जाता है एक साथ जहाँ पर 3 उपग्रह एक ही क्षेत्र को फोकस करें, तो वो नेविगेशन प्रणाली को सबसे बेहतर और बेस्ट माना जाएगा। तो वह नेविगेशन प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है जिसमें एक साथ 3 उपग्रह किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं। नेविगेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है। तो जो एक ही स्थान पर 3 जो नेविगेशन सिस्टम के उपग्रह जो काम करते हैं वो कुछ इस तरह से कार्य करते हैं। जैसे पृथ्वी है तो एक उपग्रह की श्रृंखला इस तरह से लगा हुआ, दूसरा इस तरह से लगा और तीसरा इस तरह से लगा होगा। तो जिस मान लो इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको एक साथ ही 3 पॉइंट पे कट करके यहाँ पे आपको फोकस करेंगे एक ही जगह पर। तो इस तरह के उपग्रह की प्रणाली होती है जो कि 8 उपग्रह हर चैन में लगाए जाते हैं और हर कक्षा में लगाए जाते हैं। जो 24 कक्षाओं का जो एक सेट बनता है जिसमें वैश्विक ग्लोबल सिस्टम को देखा जा सकता है, जो एक ही स्थान पर या किसी एक विशिष्ट स्थान पर एक साथ 3 उपग्रहों का फोकस होता है। तो ऐसा नेविगेशन प्रणाली जिसमें एक साथ 3 उपग्रहों का फोकस होता है तो उसे बेहतर उपग्रह नेविगेशन प्रणाली कहा जाता है। तो नेविगेशन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वैश्विक और एक होता है क्षेत्रीय। अगर आपको वैश्विक नेविगेशन प्रणाली बनाना है तो आपको कुल मिलाकर कितने उपग्रह चाहिए? तो आपको चाहिए 24 उपग्रह। अगर आपको वैश्विक नेविगेशन प्रणाली बनाना है, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली आपको जनरेट करना है अपने देश के रूप में, जिसमें कि एक साथ आपको पृथ्वी का पूरा चित्र आपको दिखाई दे या पृथ्वी के जितने भी स्थान है उसको आप लोकेट कर सकें एक ही समय पर एक ही जगह से, तो आपको बहुत सारे उपग्रह प्रक्षेपित करना पड़ेगा। और ये उपग्रहों का सेट कौन सी कक्षा में होगा? तो होगा मियो की कक्षा में।
और ये एक साथ आपको उपग्रह जो जितने भी भेजे जाएंगे वो एक साथ एक ही जगह पर फोकस करेंगे, एक साथ एक जगह पर 3 उपग्रह फोकस करेंगे और वो एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ पूरे विश्व को आपको जितने भी जगह हैं या पूरा पृथ्वी का जो चित्र है वो एक साथ आपका स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इसमें वैश्विक नेविगेशन प्रणाली बनाने के लिए इस प्रकार की नेविगेशन प्रणाली में उपग्रहों का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि एक साथ पूरी पृथ्वी का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के नेविगेशन में अधिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है और कम से कम 24 उपग्रह तो आपके पास होंगे, तभी आप एक वैश्विक नेविगेशन प्रणाली बना सकते हो, उससे कम होगा तो नहीं बना सकते। तथा इन्हें मेयों की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। वर्तमान में कई देशों के पास इस प्रकार की नेविगेशन प्रणाली है। और एग्जाम्पल पर जैसे सबसे जो फेमस है वो जीपीएस है जो अमेरिका का है, ग्लोनास जो रूस ने बनाया है अपने लिए और पूरे पृथ्वी का चित्र एक साथ देख सकता है, गैलीलियो यूरोप का है और बाइडू बाइडू जो है वो चीन ने बनाया है। तो सभी के लिए 24 उपग्रह की आवश्यकता पड़ेगी और 24 उपग्रह मिनिमम चाहिए। इससे ज़्यादा उपग्रह होंगे तो और बेहतर चित्र आपको प्राप्त होगा और नेविगेशन में सटीकता भी आने लगेगी। दूसरा है क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का सिंपल सा मतलब है कि किसी एक विशिष्ट स्थान को वो लोकेट करे पृथ्वी में, चाहे वो एक देश हो, चाहे वो एक कॉन्टिनेंट हो या फिर एक विशिष्ट स्थान हो, एक स्टेट हो या कुछ भी हो, जिसके विशिष्ट स्थान के लिए एक नेविगेशन प्रणाली बनाया जाता है तो उसको क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की नेविगेशन प्रणाली अगर आप बनाओगे तो आपको कम उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि भारत ने बनाया, और इसको कौन से कक्षा में आप स्थापित करोगे तो जियो के कक्षा में स्थापित करना पड़ेगा। इस प्रकार के नेविगेशन में उपग्रहों का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि यह उपग्रह किसी एक विशेष क्षेत्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः इसे उपग्रहों को कम संख्या की आवश्यकता होती है तथा इसे जियो की कक्षा में स्थापित किया जाता है। भारत का नेविगेशन इसी प्रकार का नेविगेशन है जिसे नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन नाम दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नाविक का किसका क्षेत्रीय उपग्रह सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, तो वो इंडिया का है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो नाविक बनाया गया है वो कितने एरिया को कवर करेगा, तो भारत के आसपास के कुल 15 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। नाविक के विकास के लिए IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, श्रृंखला के 7 उपग्रह छोड़े हैं, इसलिए नाविक को IRNSS सिस्टम भी कहते हैं। नाविक एक पूरा सिस्टम है, ये तंत्र है जिसके तहत ये सातों के सातों उपग्रह छोड़े गए हैं और ये सातों उपग्रह जो छोड़े गए हैं वो नाविक के अंतर्गत कौन से उपग्रह हैं, तो इन उपग्रहों का नाम है IRNNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इनका नाम है उपग्रहों का और ये पूरे सिस्टम का नाम है नाविक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें 7 उपग्रह थे जो कि किस सीरीज से छोड़े गए थे, तो वो छोड़े गए थे 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H। अब क्या हुआ कि ये 7 उपग्रह छोड़े गए थे तो 1A खराब हो गया, तो 1A खराब हो गया तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए 1H भेजे थे, लेकिन 1H सफल नहीं हुआ, ये असफल रहा, तो 1I। तो अब कुल मिला के 9 उपग्रह भेजे जा चुके हैं नाविक के अंतर्गत। पिछले बार IRNSS 1A की परमाणु घड़ी खराब होने के कारण IRNS 1H प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन असफल प्रक्षेपण के कारण 2018 के 12 अप्रैल तक IRNSS 1I को प्रक्षेपित किया जा चुका है। तो अब फिर से जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसमें 7 उपग्रह हो गए हैं और सभी भारत के जो क्षेत्रीय एरिया उसको कवर करते हैं और बेहतर रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी स्थिति का लोकेशन बेहतर बता सकते हैं। IRNSS भारत को 2 प्रकार की सेवाएं देगा। पहला जो देगा वो देगा आम नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस और एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो होगा वो सेना के लिए होगा और जो स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस होगा वो आम नागरिक के लिए होगा। इसमें एरर मार्जिन 20 मीटर का होगा और इसमें 5 मीटर का। 20 मीटर से मतलब ये है कि आप कोई लोकेशन सर्च करोगे इसमें तो 20 मीटर के दायरे के अंदर ही मिलेगा। कई बार आप जीपीएस में या फिर अपने मोबाइल में सर्च करते हो तो वो लोकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस में दिखाता है, 500 मीटर 1 किलोमीटर के डिफरेंस में दिखाएगा, लेकिन इसमें 20 मीटर का एरर होगा और इसमें 5 मीटर जो सेना यूज करेगी वो सिर्फ 5 मिनट के एरर में होगा, क्योंकि सेना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये एग्जैक्ट लोकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IRNSS 2 प्रकार की सेवा प्रदान करेगा, जैसे कि मानक स्थिति सेवा जो सभी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित सेवा जो को प्रदान की जाती है जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई है।
एक इनक्रिप्टेड सेवा है। IRNSS सिस्टम से प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से अधिक स्थिति सटीकता प्रदान करने की उम्मीद है और यही सेना में 5 मीटर की हो जाएगी। ये IRNSS जो पूरे का पूरा नाविक सिस्टम है उसके अंतर्गत 2 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है। जो एक आम नागरिकों के लिए होगा वो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस होगा, आम नागरिक इसे सर्च कर सकते हैं, लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होगा जो सेना के लिए या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए या सरकार के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और वही इसका यूज कर सकते हैं। अब ये है कि इतना पैसा लगा के हमने ये पूरा क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, तो इसका अनुप्रयोग क्या क्या है। बिना अनुप्रयोग की कोई भी चीज़ सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर उसका अनुप्रयोग ही नहीं होगा तो उस पर खर्च करके क्या मिल सकता है आपको। तो सबसे पहला है कि स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, ये तीनों नेविगेशन में बेहतर रिजल्ट मिल सकेगा और इंडिया का है तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी बनाया जा सकता है, तो ये सारी नेविगेशन सिस्टम डेवलप होगा। आपदा के समय आपदा प्रबंधन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आपदा के समय में इंडिया के सारे लोकेशन अगर आइडेंटिफाई होंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन और उसका डायरेक्शन और इसके अलावा मदद बहुत जल्द से जल्द पहुँचाया जा सकता है। वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन इसके तहत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ एकीकरण, सटीक समय मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर, यात्रियों यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता, ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज़ नेविगेशन, ये दोनों की सुविधाएं प्राप्त करेगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है भारत का, जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा कार्य किया जाएगा। और ये क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम से हमें एक तरह से सभी सेवाएं मुफ्त में मिलेंगी और ये सेवाएं एक्यूरेट होंगी, क्योंकि भारत की नेविगेशन के लिए बनाया गया है। इसके विकसित होने के कारण भारत में सैन्य सेवाओं के लिए GLONASS पर निर्भरता कम होगी अथवा समाप्त हो जाएगी। पहले भारत जो सैन्य सेवाओं के लिए यूज करता था, एक्यूरेसी के लिए यूज करता था, वो किस तरह करता था, वो GLONASS का यूज करता था। GLONASS किसका है, रूस का, और रूस हमारी मदद करता था। लेकिन अब उस पर निर्भरता कम हो जाएगी और वैसे भी सैन्य सर्विसों के लिए खुद कई चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी की चीज़ों को यूज करने से कई बार ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि रूस ये जानकारी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, दुश्मन देश हैं, उन्हें बेच सकता है। या कभी मान लो रूस के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके अलावा आलोचना की बात करते हैं कि इतना खर्चा किया है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। आलोचना में नेविगेशन प्रणाली के रख रखाव में अधिक खर्चा आता है तथा उपग्रह के किसी एक उपकरण के खराब होने पर पूरा उपग्रह भेजना पड़ता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर पूरा का पूरा उपग्रह जो सिस्टम है एक सिस्टम की तरह काम करता है, अगर एक भी उपग्रह खराब हो गया तो वो सिस्टम फेल माना जाता है। अब सारे उपग्रह जो हैं उनमें से अगर एक भी खराब होता है तो एक नया उपग्रह सेट करके उसको भेजना पड़ता है, चाहे वो एक ही इक्विपमेंट उसका काम करना क्यों ना बंद कर दिया हो, क्योंकि अगर एक इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर देगा तो उसकी जो एक्यूरेसी है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो खराब हो जाएगा। नेविगेशन प्रणाली से मिलने वाली नागरिक सेवा मुक्त होती हैं, जिससे कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट है कि जीपीएस भी तो हमें फ्री में सर्विस दे रहा है, तो नागरिकों को इससे क्या बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये है कि अगर खुद के देश का नेविगेशन सिस्टम है तो इससे आपको एक्यूरेसी और जगह और क्षेत्रीय लैंग्वेज में एक्सेस करने का सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ ये सर्विस फ्री है, लेकिन आपके जो डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो आपका जो पर्सनल डाटा है वो कोई भी आदमी ट्रैक नहीं कर सकता, चाहे वो आपका लोकेशन हो, आपका मूवमेंट हो, तो बाहरी आदमी ना देख सके और विदेशी जो लोग हैं वहाँ पे आपके डाटा के साथ गलत इस्तेमाल ना हो सके, तो इससे भी आपको सुरक्षा मिलेगा। नेविगेशन प्रणाली के उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है, जिससे कि क्षेत्रीय भाषा बनाने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। भारत में लैंग्वेज ही बहुत सारे हैं, लगभग इतने ज़्यादा लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज। अगर सभी लैंग्वेजों की बात किया जाए तो सभी लैंग्वेजों पर अगर डेवलप करना है आपको नेविगेशन सिस्टम या वहाँ की कार्य प्रणाली, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब अगर आलोचनाओं का आप एक तरह से सारांश बताएंगे तो उपरोक्त आलोचना के बावजूद भारत का नेविगेशन तंत्र भारत में एक अलग सामरिक महत्व रखता है, जिससे भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भारतीय नागरिकों के अधिक सटीकता की स्थिति और अवस्थिति का निर्धारण करता है और साथ ही साथ उनके जो पर्सनल डाटा है या उनके जो निजता के अधिकार है उनकी रक्षा भी करता है, क्योंकि वो भारत के अंतर्गत है। तो भारत के सीमा के अंतर्गत भारत के जो रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो होंगे, तो इसके तहत कोई भी, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या फिर किसी भी तरह के जो हैकर्स हों या फिर जो भारत की नेविगेशन प्रणाली को कोई प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी अगर ऑपरेट किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उन्हें भी ये डाटा नहीं दिया जा सकेगा और उनके द्वारा गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो ये पूरा क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली हो गया और नौवहन प्रणाली हो गया।
नौवहन प्रणाली में आपको इतना याद रखना है, और क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली में भी इतना ही है, चाहे उसके आलोचना हो, अनुप्रयोग है, सब आपको याद रखना है। और मेन रूप से अनुप्रयोग तो आपको याद ही रखना है, और ये किस तरह कौन से सिस्टम से कार्य करता है ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब है गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये भारत सरकार का इसरो और विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा मिलकर बनाया गया, किसके लिए है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, जो वायुयान है उनके बेहतर लोकेशन और उनके स्थिति को बताने के लिए। ये भारत के वायुयानों के लिए समर्पित नौवहन प्रणाली है, मतलब इसको सिर्फ वायुयान ही यूज कर सकते हैं। इसका विकास इसरो तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मिलकर किया है। यह सेटेलाइट आधारित नौवहन प्रणाली है। पहले क्या है, हम ज़मीन से इसको ऑपरेट करते थे और इनकी नौवहन प्रणाली को वो करते थे, लेकिन जब मौसम ख़राब हो या किसी प्रकार की परिस्थिति हो तो ज़मीन से जो ऑपरेट हम करते थे उसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी, तो कई बार प्रॉब्लम्स होती थी और एक्सीडेंट होने के, दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना होते थे। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम ATCR का संवर्धित रूप है। इसमें जी सेट जो सेटेलाइट है उनको भेजा गया है, वो 3 सेटेलाइट भेजे गए हैं, GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। इनकी मदद से पूरा गगन को बनाया गया है और ये पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इसमें सेटेलाइट की सहायता से पायलट को न्यूनतम दूरी वाला मार्ग तथा पायलट को लैंडिंग की सही स्थिति और समय का निर्धारण कराएगी। सबसे बेस्ट ये है कि इसमें सेटेलाइट की सहायता से सब कुछ कंट्रोल होना है, तो न्यूनतम दूरी और मार्ग ये सबको एक्यूरेसी से पायलट को इसके रिजल्ट देगा, ताकि लैंडिंग की जो स्थिति है या एक्यूरेसी है उसको भी बेहतर तरीके से बनाएगा। समय का निर्धारण कराएगी। यह खराब मौसम में भी सेवा देने की क्षमता रखती है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रणाली का विकास किया गया है। इसमें सेटेलाइट की सहायता से पायलट को न्यूनतम दूरी वाला मार्ग तथा पायलट को लैंडिंग की सही स्थिति और समय का निर्धारण कराएगी और खराब मौसम में भी सेवा देने की क्षमता रखती है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रणाली है, जैसे कि अमेरिका का वास और यूरोप का इग्नोस। ये पूरे सिस्टम अलग अलग देशों के अलग अलग स्थिति के अनुसार से इन्हें बनाया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष कचरा। जैसे कि ई कचरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, अंतरिक्ष कचरा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझना है। अंतरिक्ष कचरा से तात्पर्य क्या है कि जो हम पर जितने भी सेटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, चाहे वो जियो हो, मियो हो, या किसी भी कक्षा में प्रक्षेपित करते हैं, तो वो सेटेलाइट वापस अपन पृथ्वी में तो लाते नहीं हैं। उनके एक जीवन काल होता है, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसके बाद वो वहीं पर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तक लगभग पूरे दुनिया ने 70 से 80 हज़ार जो सेटेलाइट्स हैं वो भेज चुके हैं, और वो सभी के जो पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, वो वहीं के वहीं स्थित हैं, और वो एक ही कक्षा में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसी को अपन कहते हैं अंतरिक्ष कचरा। और इससे बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में जितने ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे, तो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे, जब जगह नहीं होगी तो उनके टकराने की बहुत ज़्यादा संभावना होगा, और जब टकराने की संभावना होगा तो एक साथ पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है और सारे उपग्रह नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बारे में अब जब सोचा जाने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने लगे हैं। तो अंतरिक्ष कचरा क्या है? अंतरिक्ष कचरे से अभिप्राय खराब हो गए उपग्रह, प्रक्षेपण यानों के टुकड़े, उल्का पिंड तथा पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सभी प्रकार के अनावश्यक वस्तुओं से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो, उल्का पिंड हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों। इससे पहली बार अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसलर ने समझाया था, तथा इस अंतरिक्ष कचरे की घटनाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ हो सकती है, जिससे कई उपग्रह एक साथ खराब हो सकते हैं। इसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। कैसलर ने सबसे पहले अंतरिक्ष कचरा के बारे में समझाया था, बताया था कि किस तरह से अगर एक उपग्रह खराब होता है, टकराता है, तो उसके साथ बहुत सारे उपग्रह, पूरा दुनिया का सिस्टम एक साथ खत्म हो सकता है, चाहे वो जीपीएस का हो, चाहे वो सारे उपग्रह प्रणाली, चाहे वो संचार के हों, दूर संवेदी उपग्रह हों, या मौसम की जानकारी हो, वो सारे एक साथ खराब हो सकते हैं। तो इसको कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाएगा कि कैसलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो वो अंतरिक्ष कचरा से है। आप बायो समझ के कोई और बीमारी पर टिक नहीं कर सकते। आंतरिक क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में लगभग 17 हज़ार के लगभग उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें से अधिकतम निष्क्रिय अवस्था में है तथा वे निरंतर पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, जिसके कारण इसके किसी उपग्रह से टकराने की दिन प्रतिदिन संभावना बढ़ रही है। जितने ज़्यादा आप उपग्रह ऊपर प्रक्षेपित करोगे, उतना ज़्यादा उनकी स्थिति बदलती रहेगी, और उनकी स्थिति लगातार बदलेगी, तो उनके टकराने के जो चांसेस हैं वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एक अंतरिक्ष कचरा का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसकी वजह से भी अब जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा संभावना है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वो ऊपर जाकर अगर ख़राब हो जाते हैं तो एक कचरे के रूप में ही कार्य
करते हैं। साथ ही इस अंतरिक्ष कचरे के कारण पृथ्वी की कक्षा में निरंतर स्थान कम हो रहा है, जिससे भविष्य में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम स्थान बचेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व अभी उपग्रह सेटेलाइट अपना लॉन्च करता है, अपना खुद का सिस्टम बनाने में लगा हुआ है। अब जितने ज़्यादा उपग्रह जाएंगे, वो कक्षा तो सीमित है, और कक्षा सीमित है तो उसमें जितना ज़्यादा उपग्रह जाएगा उतनी ज़्यादा ये संभावना बढ़ेगी और पूरा का पूरा सिस्टम एक दिन क्लास कर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसे समाप्त करने के लिए ग्लाइडर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें अंतरिक्ष कचरे को पृथ्वी पर लाकर समाप्त किया जाता है। जापान ने इससे समाप्त करने के लिए नेट तकनीक का उपयोग करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा जापान ने यह भी कहा था कि भविष्य में उन देशों को इसमें स्थान दिया जाएगा, उपग्रह लॉन्च करने के लिए वरीयता दी जाएगी जिनके अभी तक कोई भी उपग्रह लॉन्च नहीं किया गया है, या फिर पृथ्वी पर उनका कोई भी उपग्रह नहीं गया है अभी तक। इसरो इस क्षेत्र में कई प्रकार से सहयोग कर रहा है, जिसमें से एक साथ एक प्रक्षेपण यान से कई उपग्रहों को भेजना, पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान का विकास करना, यह अंतरिक्ष कचरे को कम करने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है इसरो के द्वारा। अंतरिक्ष कचरे को कम करने के लिए इसरो और नासा दोनों मिलकर इस पर एक प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से अंतरिक्ष कचरा को कम करने पर मदद किया जाएगा, साथ ही साथ उसका निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि अंतरिक्ष कचरे को वापस पृथ्वी में लाकर या ऊपर ही किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। अब आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुराष्ट्र निर्माण परियोजना है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, काफ़ी बड़ा है स्पेस स्टेशन, इस तरह से बना हुआ है और लगातार इसका विकास भी किया जा रहा है। मतलब इस पर जितने भी इक्विपमेंट हैं वो लगातार जोड़ा जा रहा है। तो ये पूरा बीच का जो स्थिति है, ये उपग्रह है और ये सारे सोलर पैनल्स हैं। इन सोलर पैनल्स की मदद से ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको रन किया जा रहा है। तो एक बहुराष्ट्र निर्माण परियोजना, मतलब एक देश के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है, बहुत सारे देश इसको मिलकर निर्माण कर रहे हैं और इसका अपने अपने उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। अंतरिक्ष में मानवों की अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इसका मुख्य निर्माण 1998 से 2011 के बीच पूरा किया गया था। हालांकि स्टेशन लगातार नए मिशनों और प्रयोगों को शामिल करने के लिए विकसित होता है। 2 नवंबर 2000 से इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। अभी भी इसका विकास किया जा रहा है। जिस तरह से भविष्य में यूज होते हैं, जिस तरह से भविष्य में इसके स्थिति को देखा जाता है कि भविष्य में ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस हिसाब से इसका यूज लगातार और उसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार बदलते हुए परिस्थिति के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 देशों के योगदान शामिल है। नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोकोस्पर्ग रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में मुख्य भागीदार हैं, जो अधिकांश धन का योगदान करते हैं। अन्य साथी जापान एरोस्पेस, ये सारी एजेंसियां एक साथ काम करती हैं और 15 देशों का इसमें योगदान है, जिसमें से मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इन सारी एजेंसियों का सबसे ज़्यादा योगदान है और ये लोग इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 248 मील है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह लगभग 90,500 मील प्रति घंटे 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 मिनट में ग्लोब के एक बार में मतलब चक्कर लगा लेता है। एक दिन में स्टेशन पृथ्वी से चांद और वापस आने की दूरी तय कर लेता है। सिंपल सा है, ये 400 किलोमीटर के ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है, इसको निर्माण किया गया है और ये प्रतिदिन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रन करता है और 90 मिनट में पूरी पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है और एक दिन में इतना तय कर लेता है कि एक बार आप पृथ्वी से चंद्रमा जाके चंद्रमा से वापस आ सकते हैं। तो इतना दूरी तय करता है एक दिन में ये स्पेस स्टेशन, और लगातार इसका कार्य भी जारी है। इतना आपको याद रखना, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतना ही पूछा जाएगा। ये भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, जो कि अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, मिशन गगनयान। ठीक है, गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान में की थी। यह आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान पर अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि कार्यक्रम मानव स्पेस फ्लाइट मिशन शुरू करने के लिए भारत को दुनिया का चौथा राष्ट्र बनाएगा। अब तक केवल यूएसए, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया। मतलब अंतरिक्ष में मानव को भेजने के जो कोशिश या फिर जिन्होंने अभी तक भेजा है वो सिर्फ
यूएसए, रूस और चीन है। और इसमें चौथा जो देश बनेगा वो भारत बनेगा, वो भी अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजेगा और मानव युक्त मिशन को कंप्लीट करेगा। तो गगनयान है, ये 72वें स्वतंत्रता दिवस, और ये अभी 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 इसको लॉन्च किया गया, तो बहुत बेस्ट है। और इसको सबसे ज़्यादा पेंस में पूछे जाने की संभावना भी यही है, क्योंकि मिशन गगनयान पूछा जा सकता है अंतरिक्ष से रिलेटेड। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2022 तक लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 2022 तक मानव युक्त मिशन के वास्तविक लॉन्च से पहले इसरो 2 मानव रहित गगनयान मिशन शुरू करेगा। तो ये फैक्ट है, तो आप इनको भी याद रखें। कौन सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो वही है GSLV Mark 3 रीयूजेबल। इसे लॉन्च वाहन इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता रखने के लिए गगनयान को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में रखा जाएगा, और वहीं पर ये जैसा सेम अभी मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पढ़ाया वैसे ही होगा ये भी अंतरिक्ष यान। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप चंद्रमा या मंगल पर भेज रहे हैं अपने अंतरिक्ष यात्रियों को। तो एक इम्पॉर्टेंट है, आप जो पृथ्वी के नीचे जो अध्ययन कर सकते थे, वो पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर आप सारे चीज़ों का या पिंडों का या खगोलीय पिंडों का, इसके अलावा पृथ्वी के जो स्थिति है या संसाधन है उनके बारे में बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। और ये सारे अध्ययन गगनयान के माध्यम से सफल हो सकते हैं। तो अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होगा, जो एक कक्षीय मॉड्यूल का गठन करता है। इसका वजन लगभग 60 टन है और इसे एक रॉकेट द्वारा ले जाया जाएगा। चालक दल के मॉड्यूल का आकार 3.7 मीटर और 7 मीटर होगा। इतना इसका स्पेस होगा, यहीं पर इनको रहना है और कम से कम 7 से 8 दिन वहाँ पर बिताना है। और साथ ही साथ ये जो मिशन होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे और 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये कहाँ से चूज किए जाएंगे, तो ये किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स के ये सारे जवान होंगे तीनों, जिनको अभी भी ट्रेनिंग शुरू कर दिया गया है, और उन ट्रेनिंग के हिसाब से इनको रखा जाएगा और इसी के बाद इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उनके खान पान, स्थिति और रहन सहन तीनों को देखते हुए। टेक ऑफ के बाद मानव युक्त उड़ान 16 मिनट में कक्षा में पहुंच जाएगा। 16 मिनट ही लगेंगे इसको वहां पहुंचने में, और अपने कक्षा में स्थापित होने के लिए चालक दल मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी प्रयोग भी करेंगे। चालक दल का चयन भारतीय वायुसेना IAF और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसके बाद वो 2-3 वर्षों के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगे। और 2-3 वर्ष जब प्रशिक्षण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उनके जो हेल्थ है, ये जितने भी इशूज़ हैं उनको अगर सॉल्व कर लिया जाता है और जितने भी चूज किए जाएंगे उनमें से जो बेस्ट 3 होंगे उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाएगा। दल पृथ्वी पर वापस आते समय अरब सागर के गुजरात तट पर, बंगाल की खाड़ी में या यहाँ तक की भूमि पर भी उतारा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो अरब सागर में उतरने के इसके चांस हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी उतारा जा सकता है और पृथ्वी पर भी कहीं पर भी उतारा जा सकता है। तो अभी ये निश्चित नहीं है, लेकिन अरब सागर को ही मेन माना जा रहा है। मिशन को GSLV Mark 3 लॉन्च वाहन की मदद से भारत द्वारा अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा करने के 6 महीने पहले ही निष्पादित किया जाएगा। तो 75 में जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करने से पहले हम इसको सफल बना लेंगे, तो हमारे लिए एक बड़ा महत्व होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अंतरिक्ष क्षेत्र में। इसमें से मिशन के इंजीनियरिंग पहलुओं को पूरा किया गया है। कार्यक्रम 2022 से पहले 30 महीनों के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ पूरा होने की उम्मीद है। कुल कार्यक्रम की लागत 1000 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसके तहत कितना पैसा लगेगा और किस तरह से कार्य करेगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसरो के कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का मिशन है विकास किया है, जिससे इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक री एंट्री मिशन क्षमता, क्रू स्पेक्टर सिस्टम, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सारे जो जितने भी सिस्टम हैं उनका क्या किया है, इन्होंने विकास किया है। सब सिस्टम ऑफ लाइफ और सपोर्ट सिस्टम, इन सब का विकास किया है, जिसके मदद से ही ये 7 से 8 दिन वहाँ पर बिता पाएंगे और आराम से जिन चीज़ों का अध्ययन के लिए इन्हें, जिस चीज़ों को देखने के लिए इन्हें भेजा जाएगा, उस पर बेहतर परिणाम आने की संभावना है। इसमें से कुछ तकनीकों को स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2007, क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट 2014 और एंटीबायोटिक टेस्ट 2018 के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। ये प्रौद्योगिकी 4 वर्ष की अल्प अवधि में कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में इसरो को सक्षम बनाएगी। इस तरह से गगनयान है, आप इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ें ताकि ये बेहतर तरीके से आप इसको लिख सकें, चाहे वो 15 नंबर में पूछे या 6 नंबर में।
इसके बाद आता है एमीसेट। ये जासूसी के लिए उपग्रह है। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एमीसेट क्या होता है। तो ये भारत के आसपास का जो एरिया है उसकी निगरानी करेगा और उसकी निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो एमीसेट जासूसी के लिए एक उपग्रह है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमीसेट को सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। एमीसेट का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जो है, इसे इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसेट को PSLV C-34 लॉन्च व्हीकल की मदद से इसरो के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है किसका उपयोग कहाँ जाएगा। तो एमीसेट का उद्देश्य जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरह के मानवीय या आंतरिक आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखना है। अर्थात जो बॉर्डर पर एमीसेट उपग्रह राडर और स्पेस राडर निगाह रखेगा। इस उपग्रह का इस्तेमाल न सिर्फ मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए हो सकेगा। एमीसेट उपग्रह डीआरडीओ को डिफेंस रिसर्च में मदद करने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय माप भी लेगा। तो ये हो गया एमीसेट का पूरा उपयोग। और ये किसके लिए उपयोग होगा? तो पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकी हमले होने की संभावना होते हैं तो वहाँ का ये एनालिसिस करेगा, वहाँ के लिए कार्य करेगा और साथ ही साथ हमें बेहतर परिणाम देने के लिए भी कार्य करेगा। तो एमीसेट जासूसी के लिए यूज होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा इसको यूज किया जाएगा डीआरडीओ की मदद से, और इसरो ने इसको अपने रक्षा के क्षेत्र में जो भारत को बेहतर सुविधा प्रदान कर सके और राडार को बेहतर सिस्टम दे सके उसके लिए इसको डेवलप किया गया है। जो नया है वो है हाइसिस। ये भी एक उपग्रह है जिसके मदद से संसाधनों के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाइसिस किसके लिए यूज होता है? तो संसाधनों के माप के लिए होता है। संसाधनों के माप मतलब कैसे? अंतरिक्ष से संसाधनों का आप पता लगा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनकी स्थिति का, लोकेशन का पता किसको देंगे? हमारे स्पेस सेंटर को देंगे, जिसके द्वारा भारत सरकार इस पर काम कर सके। तो इसरो ने 29 नवंबर को भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज सैटेलाइट हाइसिस और 30 उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट PSLV C-43 को लॉन्च किया है। 29 नवंबर आपको याद नहीं रहा है तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, और साथ ही साथ ये किसके लिए यूज होता है? तो हाइसिस के सह उपग्रहों में 8 विभिन्न देशों के एक माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल हैं जिनको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, और ये उपग्रह वहाँ से कार्य कर सकते हैं। उपग्रह को एक ध्रुवीय सूर्य तुल्य कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। हाइसिस स्पेक्ट्रल इमेज क्षमता के साथ इसरो का पहला सूर्य पैमाने पर काम करने वाला उपग्रह है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अप्रैल 2008 में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक का परीक्षण किया और चंद्रयान 1 में भी इसका उपयोग किया गया था, जिसके मदद से ही हमको पानी के पता लगा था कि चंद्रमा में भी पानी की उपस्थिति है। इसका जो दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग वायुमंडलीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन की निगरानी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन, कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, तटीय पैटर्न, तेल और खनिजों की तलाश में सैन्य निगरानी तक सभी तरह की गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसका जो मुख्य उपयोग है वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से उपयोग किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन निगरानी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, कृषि, वानिकी, जल संसाधन, जितने भी संसाधन हैं उनका पता लगाएगा, उत्पादन के बारे में बताएगा, संसाधनों के जो अभी तक नहीं खोजे जा सके हैं उनके भी हमें नए परिणाम देगा ताकि हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। उन्नति, ये इसरो द्वारा एक जारी किया गया प्रोग्राम है जिसका है यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबलिंग ट्रेनिंग बाई इसरो। अंतरिक्ष विभाग DOS के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत सरकार ने उन अन्य देशों के प्रतिभागियों के लिए नैनो उपग्रह विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की पेशकश की है जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने की रुचि रखते हैं। एक तरह से प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अगर कोई देश कार्य करना चाहता है स्पेस के क्षेत्र में तो वो इस, और ये एक तरह से सक्सेस भी है कि इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया और उसके तहत से बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग लिया और एक प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपने देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पहले बैच में 17 देशों अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, भूटान, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार,
ओमान, पनामा और पुर्तगाल के 29 प्रतिभागियों ने लाभ लिया और इन्होंने इस चीज़ का पूरा प्रशिक्षण ग्रहण किया और अपने देश में अंतरिक्ष जो मिशंस हैं उनके लिए कार्य करने का अपना एक बेहतर एजेंडा सीख कर यहाँ से गए हैं। तो ये एक तरह से सक्सेस है जिसको आगे भी बढ़ाने की संभावना है। तो ये पूछा जा सकता है कि उन्नति क्या है। आगे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका। इस कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों में मई 2019 की दूसरी छमाही के दौरान 2 सप्ताह की अवधि का होगा और कार्यक्रम में आमंत्रित वार्ता, प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव साझा करना, सुविधा और प्रयोगशाला का दौरा, विशेषज्ञों के साथ चर्चा के विशेष सत्र, व्यवहारिक और प्रतिक्रिया पर शामिल होंगे। एक तरह से भारत के जितने भी युवा हैं उनको क्या करने के प्रशिक्षण देने के लिए और अंतरिक्ष में कैरियर के लिए, साथ ही साथ उनकी संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मई 2019 के दूसरी छमाही में इसको चलाया जाएगा। एक तरह से अगर ये अच्छे से चलता है तो इसको बाद में भी रेगुलरली आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूबी का क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो एक तरह से आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई आईसीएसई राज्य पाठ्यक्रम को कवर करने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन होगा। मतलब एक राज्य से ऐसा नहीं कि सभी छात्रों को बुला लिया जाएगा, सिर्फ 3 छात्रों को बुलाया जाएगा जो कि उस राज्य या स्टेट गवर्नमेंट के तहत सेलेक्ट किया जाएगा और उनके द्वारा ही उनके बेहतर परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें यहाँ पर भेजने के सारा खर्च उठाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी नहीं पढ़ना, जो भी था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट भी है उसमें भी है, तो मैंने वहाँ पढ़ा दिया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आगे है वो है नैनो तकनीक और उसका अनुप्रयोग। तो जो अगला लेक्चर होगा वो नैनो तकनीक और उसका अनुप्रयोग पर होगा। इसके बाद 4.1 का जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक में गगनयान और नौमान प्रणाली ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा एमीसेट और ये हाइसिस और अंतरिक्ष कचरा ये भी थोड़े थोड़े आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी योजनाएं चलाई गई थी, उन्नति हो या फिर यूबी का जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है किसके द्वारा चलाया गया है, क्या होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम में आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।